एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं DSSP TGT के सॉल्व पेपर्स। और ये हमारा कंपलसरी पेपर है, यानी कि आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो लेकिन फिर भी आपसे ये क्वेश्चन पेपर पूरे पूछे जाएंगे। तो किस तरह से कंपलसरी क्वेश्चन पेपर आते हैं हम बात कर लेते हैं। ठीक है हमारा, ठीक है। इसका सिलेबस इस तरह से है कि 2 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट्स कंसर्न आते हैं। ठीक है, 20-20 नंबर के टोटल 200 नंबर का होता है और ये भी टोटल 200 नंबर के मार्क्स होते हैं। ठीक है, और उसमें से जो जनरल अवेयरनेस है उसके पेपर से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के कह रहा है कि भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। भारत के संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति है वो संसद में निहित है। ठीक है, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है और आर्टिकल 79 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये हमारा कंपलसरी पेपर है, तो आप जरूर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी व्याख्या कह रही है कि संविधान के आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल है कौन सा, 368। कभी कभी तो पूछ लेता है यही कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 368 में किया गया है। और ये कहाँ से लाई गई है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लाई गई है। ठीक है, इसमें प्रावधान किया गया है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। यानी कि जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो हमारे संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन ये मूल ढांचे में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, और इसमें संशोधन करने की कितनी विधि शक्तियाँ अपनाई गई है, 3। पहली है कि साधारण विधि के द्वारा, दूसरी है कि विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरी है संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें कौन सी याद करनी है कि संविधान संशोधन के कौन से आर्टिकल में है, 368 में है, कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका में। कौन कर सकता है इसमें संशोधन, तो संसद कर सकती है। और किसको छोड़कर, मूल ढांचे को छोड़कर कितनी विधियाँ अपनाई गई हैं, 3 विधियाँ। कौन कौन सी, साधारण विधि, विशेष बहुमत विधि और संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद जन्य संक्रमण विश्व में एक औषधि प्रतिरोधक फफूंदी संक्रमण के रूप में उभरा। ऑप्शन ए है कैंडिडा आरिस संक्रमण, ऑप्शन बी है टीनिया कार्पोरिस गोल कृमि संक्रमण, ऑप्शन सी है टीनिया पेडिस एथलीट फूट संक्रमण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कैंडिडा ऑरिस संक्रमण। ठीक है, कैंडिडा ऑरिस संक्रमण फफूंद जन्य संक्रमण विश्व में एक औषधि प्रतिरोधक फफूंदी संक्रमण के रूप में उभरा है। हमारी व्याख्या कह रही है कि कैंडिडा ऑरिस कवक की एक प्रजाति है जो खमीर के रूप में बढ़ती है। ये जीनस कैरिडा की कुछ प्रजातियों में से एक है जो मनुष्यों में कैंडिडा ऑरिस का कारण बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के शेंघाई फ्रेमवर्क का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए है आपदा जोखिम घटाना, ऑप्शन बी है जैविक हथियारों के प्रयोग पर रोक, ऑप्शन सी है नाभिकीय और रासायनिक हथियारों के प्रयोग पर रोक, और ऑप्शन डी है उत्तर में से कोई नहीं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए आपदा जोखिम घटाना। संयुक्त राष्ट्र के सौंदर्य फ्रेमवर्क का लक्ष्य जो आपदा जोखिम को घटाना है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशनल, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। हमारी व्याख्या कह रही है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए शेंघाई फ्रेमवर्क 2015-2030 से
2015 से 2030 तक दुनिया भर में आपदा जोखिम को कम करने और रोकने के लिए एक वैश्विक समझौता है। 18 मार्च 2015 को जापान के सेंदाई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन की रूपरेखा को अपनाया गया है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए प्रीवियस ईयर की करंट अफेयर पूछी गई है। अभी न्यू करंट अफेयर पूछी जाएगी तो हम डेली 10 बजे कराते हैं मॉर्निंग में, तो हमारी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल घोषित किया और इस प्रकार ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है में से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरलैंड। हाल ही में आयरलैंड देश ने जलवायु आपातकाल घोषित किया है और ऐसा करने वाला ये दूसरा देश बन गया है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले पहला देश कौन था? ब्रिटेन का। ठीक है, पहला देश ब्रिटेन था जिसने जलवायु आपातकाल घोषित किया था और ब्रिटेन की संसद ने 1 मई 2019 को जलवायु आपातकाल प्रस्ताव करने हेतु घोषित प्रस्ताव करने हेतु प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड के सर्वाधिक पुरातन प्रकार के अणु को खोजा है। उस अणु का नाम क्या है? ऑप्शन ए है हीलियम हाइड्राइड आयन, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट आयन, ऑप्शन सी है हीलियम कार्बोनेट आयन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो टीजीटी के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं ये, तो अगर आप टीजीटी के पेपर तो आप टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन आपके कंपलसरी पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको याद करके जाना है, ना कि आप कुछ भी याद कर लेंगे। अगर इधर उधर का पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में वो नहीं आएगा, तो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर से अंदाज़ा लगा लेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप एग्जाम में अपना 100% दे पाएंगे। इसलिए हम आपको प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। सी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हीलियम हाइड्राइड आयन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड के सर्वाधिक पुरातन प्रकार के अणु को खोजा। उस अणु का नाम हीलियम हाइड्राइड आयन है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी वही कह रही है कि 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार अंतरिक्ष में ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन प्रकार के अणु हीलियम हाइड्राइड आयन HEH+ का पता लगाया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगुवॉक्सिया क्या है, जो हाल ही में समाचारों में थी। ऑप्शन ए है कि डेंगू रोग की रोकथाम हेतु FDA द्वारा अनुमोदित प्रथम टीका, ऑप्शन बी है जिबूती और डेनमार्क के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, ऑप्शन सी है हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म, ऑप्शन डी है में से कोई नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए डेंगू रोग की रोकथाम हेतु FDA द्वारा अनुमोदित प्रथम टीका। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि वर्ष 2019 में सनोफी पाश्चर के विवादास्पद वैक्सीन डेंगुवॉक्सिया को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA द्वारा मंजूरी दी गई। अगर FDA की फुल फॉर्म पूछ ले तो याद रखना कि FDA की फुल फॉर्म होती है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लेकिन साथ ही इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में रेगुलेटरी नोट प्राप्त करने वाला पहला डेंगू वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी वो कौन सी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं? तो ये पूरब है और ये पश्चिम है, तो कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं? ऑप्शन ए है नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन बी है गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन सी है कावेरी और महानदी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा और ताप्ती। प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वे पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की ज़्यादातर नदियां पूरब की ओर बहती हैं क्योंकि उनका मुख्य जल विभाजक वाटर डिवाइड पश्चिम घाट है। तो सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ बहती हैं? पश्चिम में, यानी इधर बहती हैं सबसे ज़्यादा नदियाँ, क्योंकि इसका मुख्य जल विभाजक वाटर डिवाइड पश्चिम घाट होता है। लेकिन जो नर्मदा नदी होती है और जो ताप्ती नदी होती है वो सामान्य बहाव की दिशा में विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश द्रोणियों से होकर बहती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती कहाँ बहती है? पूर्व में।
ठीक है, याद रखना। नर्मदा नदी का उद्गम मेकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है तथा निकास अरब सागर से खंबात की खाड़ी में होता है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें कौन सी हैं कि सबसे ज़्यादा नदियाँ किस तरफ बहती हैं? पश्चिमी घाट पर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती पूर्वी घाट पर बहती हैं। और क्यों बहती है पश्चिमी घाट? सबसे ज़्यादा नदियाँ पश्चिमी घाट पर बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि जल विभाजक उधरी होता है। नर्मदा और ताप्ती पूर्व दिशा में बहती हैं और ये अमरकंटक चोटी से निकलती है नर्मदा नदी से और इसकी किलोमीटर होती है 12 और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर होती है, जबकि अरब सागर के खंबात की खाड़ी से इनका निकास होता है। ठीक है कि प्रतिवर्ष यानी हर साल विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे हम कब मनाते हैं? ऑप्शन ए है 22 मार्च, ऑप्शन बी है 3 मार्च, ऑप्शन डी है 22 सितंबर से या ऑप्शन डी है तुम्हें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 मार्च। हर साल हम 22 मार्च को विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और 2023 में इसकी थीम रखी गई थी एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। हमारी व्याख्या कह रही है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या होता है मनाने का कि विश्व में जितने भी देश हैं उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना और जो हमारा जल का महत्व होता है जीवन में और उसकी कमी से हमारे जीवन में क्या कठिनाइयाँ आ सकती है इन सब के बारे में लोगों को बताना। अच्छा, ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो में 1992 में आयोजित पर्यावरण और विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई थी। लेकिन ये मनाने की पहल कब की गई थी? जब 1992 में ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें की गई थी। ठीक है, और गौरतलब है कि वर्ष 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और रियो दी जेनेरियो में मनाने की घोषणा की गई थी और 1993 में पहला वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। 2023 में इसकी थीम रखी गई है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय कार्यपालिका निम्नलिखित में से किसमें मिलकर बनती है और किससे मिलकर बनती है? ऑप्शन ए है केवल मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी है केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है उनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद। तो केंद्रीय कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है? वो राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। वर्तमान में राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ कौन होता है? मंत्रिपरिषद। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो वो राष्ट्रपति में निहित होती है, जो उसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर संविधान के जितने भी तरीके होते हैं उन सबका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो व्याख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्याख्या को अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में व्याख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, प्रीवियस ईयर है तो इससे रिपीट भी क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा कहते हैं? ऑप्शन ए है महादायी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है उत्तर में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महादायी। महादायी नदी जो होती है उसको गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। अपनी व्याख्या भी कह रही है कि महादायी नदी कर्नाटक और महाराष्ट्र से होते हुए गोवा में प्रवेश करती है और अरब सागर में गिरती है। तो जो हमारी महादायी नदी होती है वो कहाँ आती है? गोवा में। कहाँ से प्रवेश करती है? कर्नाटक और महाराष्ट्र से होते हुए। ठीक है, और कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। गोवा में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मांडवी नाम से जानते हैं। और इस नदी की कुल लंबाई का 2/3 भाग गोवा में स्थित है, जहाँ से स्थानीय आबादी की जीवन रेखा कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि गोवा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं महादायी नदी को। महादायी नदी कहाँ से होकर बहती है? कर्नाटक और महाराष्ट्र से होती हुई कहाँ गिरती है? अरब सागर में। इसकी गोवा में किस नाम से जानते हैं? तो मांडवी नाम से।
कुल लंबाई का कितना प्रतिशत गोवा में है? 2/3 भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में रहा अकादमिक लोमोनोसोव है। ऑप्शन ए है विश्व का प्रथम तैरना नाविकीय संयंत्र। ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका की एक संकटग्रस्त प्रजाति है। ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक उत्सव जो डबलिन में होगा। और ऑप्शन डी है उत्तर में से कोई नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है विश्व का प्रथम तैरना नाविकीय संयंत्र है अकादमिक लोमोनोसोव। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि वर्ष 2019 में पर्यावरणविदों को चेतावनी के बावजूद भी रूस ने आर्कटिक महासागर में पहला तैरता परमाणु रिएक्टर आकस्मिक लोमोनोसोवा लॉन्च किया। पर्यावरणविदों ने इस रिएक्टर की प्रभावशीलता को देखते हुए इसे बर्फ पर चेरनोबिल और परमाणु टाइटैनिक नाम दिया। क्या दिया? बर्फ पर चेरनोबिल और परमाणु टाइटैनिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्कटिक परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? ऑप्शन ए है रूस आर्कटिक परिषद का संस्थापक सदस्य है। ऑप्शन बी है ये 7 सदस्यीय राष्ट्रों का समूह है। ऑप्शन सी है हाल ही में भारत को पुनः आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक चुना गया है। ऑप्शन डी है उत्तर में से कोई नहीं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यह 7 सदस्यीय राष्ट्रों का समूह है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि आर्कटिक परिषद आर्कटिक देशों, आर्कटिक क्षेत्र के स्थानीय समुदायों और अन्य निवासियों के बीच सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। ठीक है, आर्कटिक परिषद जो होता है वो आर्कटिक देशों के क्षेत्रों में रहने वाले जो स्थानीय समुदाय निवासी होते हैं उनके बीच सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देने वाला कैसा मंच होता है? अंतर सरकारी। इसकी स्थापना ओटावा घोषणा के वर्ष 1996 में की गई थी और इसका सचिवालय कहाँ है? नॉर्वे में। इसके संस्थापक है कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और यूएस 8 देश हैं। और भारत को वर्ष 2013 में पर्यवेक्षक देश का दर्जा और पुनः 2019 को भी पर्यवेक्षक चुना गया है। प्रश्नगत विकल्पों में जो बी होता है वो हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी पवनें प्रभावित करती हैं? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व मानसून। ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन बी है दोनों। ऑप्शन डी है कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ये और भी दोनों यानी कि भारत के जलवायु को उत्तर पूर्व मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून ये दोनों प्रभावित करती हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि भारत की जलवायु को उत्तर पूर्व मानसूनी पवनें तथा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें प्रभावित करती हैं। ठीक है, भारत की जलवायु को कौन प्रभावित करता है? उत्तर पूर्व मानसूनी पवनें और दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों को वर्षा ऋतु के नाम से जानते हैं, लेकिन जो दक्षिण पश्चिम मानसून होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? वर्षा ऋतु। ये पवनें संपूर्ण भारत में वर्षा कहते हैं। अच्छा, वर्षा ऋतु के नाम से इसीलिए जानते हैं क्योंकि ये पवनें होती हैं वो हमारे पूरे भारत में वर्षा करती हैं। ठीक है, लेकिन जो उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें होती हैं उन्हें बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए आर्द्रता ग्रहण करके कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। अब आपसे ये पूछेगा कि भारत की जलवायु को कौन सी पवनें प्रभावित करती हैं? तो उत्तर पूर्वी मानसूनी और दक्षिण मानसूनी पवनें। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी को कहते हैं वर्षा ऋतु के नाम से क्योंकि ये पूरे भारत में वर्षा करती हैं, जबकि उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें होती हैं वो सिर्फ कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए आर्द्रता ग्रहण करती है। याद रखना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि इसकी समयावधि प्रथम बैठक से 6 वर्ष तक है यदि ये किसी कारण से पूर्व में ही भंग ना की जाए। दूसरा है कि किसी विधि द्वारा संसद के माध्यम से ये अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती भले ही आपातकाल लगा हो। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है। और चौथा कह रहा है कि पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सी दोनों आ सकते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है
कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति होती है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा को 5 वर्ष का कार्यकाल है, याद रखना। और राज्यसभा का कार्य अनिश्चित काल के लिए इसके 1/3 सदस्यों को हर 2 वर्षों बाद मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर जा सकती है, जो एक बार में एक से अधिक बार नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो हमारी जो ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल कब बनाया गया था? 1976 में 2 बार बढ़ाया गया था 1-1 वर्ष के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कन्याश्री प्रकल्प योजना शुरू की, जिसने स्कूल छोड़ने पर रोकथाम में 10% की वृद्धि दर्ज की? है कर्नाटक, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। हमारी व्याख्या कह रही है कि पश्चिम बंगाल में बेटियों के लिए राज्य सरकार ने कन्याश्री प्रकल्प योजना की शुरुआत 2013 में की थी और 2017 में इस योजना को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मानित किया था। ठीक है, ये योजना के तहत सरकार स्कूली छात्रों में स्कॉलरशिप प्रदान करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि शिक्षा को बढ़ावा मिले, लड़के लिखाएं अधिक से अधिक पढ़ सकें, अधिक से अधिक स्कूल जा सकें और छात्राएं जो होती हैं वो स्कूल को कम से कम छोड़ सके, बाल विवाह रोका जा सके और व्यावसायिक शिक्षण को उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, अगला वेस्टर्न शील्ड अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश का अभी तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबस, त्रिजयवर्धनेपुरम कोट्टम। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और श्रीलंका एक्सरसाइज होती है। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, करेंसी है यहाँ की रुपया। स्पेस एजेंसी है इसरो एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। कर्नाटक को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, मेरी व्याख्या भी कह रही है कि श्रीलंकाई देश ने सबसे बड़े युद्ध अभ्यास वेस्टर्न शील्ड का आयोजन जुलाई 2019 में किया था और इस युद्ध अभ्यास में 5000 से अधिक सैनिकों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन वीपीएन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन वीपीएन विल अटैक्स निम्नलिखित में से किन देशों के नौसेना अभ्यास है? ऑप्शन ए है भारत और वेनेजुएला, ऑप्शन बी है भारत और वियतनाम, ऑप्शन सी है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी है उत्तर में से कोई नहीं। देखो, भारत और श्रीलंका तो होगा नहीं क्योंकि मित्र शक्ति और सैनिक एक्सरसाइज होती है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भारत और वियतनाम। आईएन से होता है इंडिया और बीपीएन से होता है वियतनाम। तो इंडिया और वियतनाम के बीच में एक्सरसाइज होती है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि बस 2019 में अमीर भारतीय नौसेना ने 13 से 16 वर्ष अप्रैल तक कैमरून की खाड़ी वियतनाम में वियतनाम पीपल्स नेवी के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के दूसरे संस्करण में हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों की दूध की बोतल में हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पाया गया है? ऑप्शन ए है बिस्फेनॉल ए, ऑप्शन बी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी है इथाइलिन डाइक्लोराइड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए बिस्फेनॉल ए। ठीक है, हाल ही में बच्चों के दूध में कौन सा रसायन पाया गया है? बिस्फेनॉल ए पाया गया है। हमारी व्याख्या कह रही है कि वॉयल्स कैन बी टॉक्सिस पार्ट 2 नाम की रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों के दूध की बोतल और सीपर कप में एक खास किस्म का रसायन बिस्फेनॉल ए पाया जाता है और ये एक हानिकारक रसायन होता है। इसके प्रभाव से बच्चों में क्या होता है? अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
तीवा जनजाति समूह निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है गुजरात। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। ठीक है, तीवा जनजाति समूह जो है वो असम राज्य में पाया जाता है। असम की कैपिटल है दिसपुर, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और ये व्याख्या कह रही है कि तीवा जनजाति असम और मेघालय राज्य की पहाड़ियों और मैदानों में निवास करते हैं। तो काफ़ी जनजातियाँ पूछ लेता है, तो एक याद रखना। यह जनजाति अप्रैल के महीने में फसलों की कटाई के पश्चात खेचवा त्योहार मनाती है। इस जनजाति के लोग तिब्बती बर्मन भाषा बोलते हैं। तो जी तीवा जनजाति पाई कहाँ जाती है? असम और मेघालय राज्य की पहाड़ियों और मैदानों में। यह जनजाति कब अप्रैल और महीने में फसल की कटाई के बाद कौन सा त्योहार मनाती है? खेचवा। और यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तिब्बती बर्मन भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम उन्नत भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा संस्थानों को गांव के एक समुच्च ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ना। दूसरा है जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। तीसरा है कि महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करना। ऑप्शन डी है में से कोई नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च शिक्षा संस्थानों को गांव के एक समुच्च ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ना। हमारी व्याख्या कह रही है कि उन्नत भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य 5 गांवों के एक समूह के उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ना होता है, ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान के आधार पर इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरों में अपना योगदान दे सकें। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कंपलसरी जीके का पेपर समाप्त हुआ। फिर हमारा मैथमेटिकल एबिलिटी आ जाता है। तो ये हमारा जीके का पेपर था, ये हमारा फिनिश हुआ। ये सारे टीजीटी कंपलसरी पेपर है, यानी कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया हो आपसे ये पेपर पूछा जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन हम अगले पेपर में कराएंगे। बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।